धरती पर 10% हिस्सा बर्फ का है, उसमें से 90% सिर्फ अंटार्कटिका। 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, भारत से 4 गुना बड़ा। यहाँ तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। यह अब तक पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया सबसे ठंडा तापमान है। यहाँ पर हवाएं 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इस महाद्वीप पर आज भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रहस्य किसी कॉन्स्पिरेसी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि प्रकृति इंसान की समझ से हमेशा एक कदम आगे चलती है। आज सीक्रेट फाइल्स में हम अंटार्कटिका की वो कहानी बताएंगे जो सच में आपको हैरान कर देगी। 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डीसी में एक ऐसी संधि पर दस्तखत हुए जो इतिहास में अपनी तरह की पहली थी। 12 देश अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और अन्य एक मेज पर बैठे। कोल्ड वॉर का सबसे तनावपूर्ण दौर चल रहा था। परमाणु हथियारों की दौड़ अपने चरम पर थी। फिर भी इन सभी देशों ने एकमत होकर कहा, अंटार्कटिका किसी का नहीं होगा। अंटार्कटिका पर कोई भी देश अपना टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकता। वहाँ किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटी, न्यूक्लियर टेस्टिंग या न्यूक्लियर वेस्ट डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध है। वहाँ सिर्फ शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति है। कोई भी देश किसी भी देश के रिसर्च स्टेशन का निरीक्षण कर सकता है बिना कोई अनुमति मांगे। आज 2026 तक 58 देश इस ट्रीटी के सदस्य हैं। सोचिए, जब कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, तब भी उन्होंने अंटार्कटिका को युद्ध से दूर रखा। यह कोई षड्यंत्र नहीं, यह डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। अब बात करते हैं उस मिशन की जिसने सबसे ज्यादा चर्चाओं को जन्म दिया, ऑपरेशन हाई जंप 1946 से 1947 तक। इस मिशन को लीड कर रहे थे एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड, अमेरिका के सबसे अनुभवी पोलर एक्सप्लोरर। और इस मिशन में 4700 सैनिक, 13 जहाज, 33 एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस फिलीपीन सी। लेकिन यह मिलिट्री इन्वेजन नहीं था, तो फिर क्या था? यूएस नेवी के खुद के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के अनुसार, और ये डॉक्यूमेंट्स आज भी नेशनल आर्काइव में उपलब्ध है। इस मिशन के 3 आधिकारिक उद्देश्य थे। पहला, अंटार्कटिका में अमेरिकी नवल पर्सोनल को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में ट्रेन करना था। दूसरा, अंटार्कटिका के तटीय इलाकों का एरियल मैपिंग करना। तीसरा, यह टेस्ट करना कि क्या अंटार्कटिका में परमानेंट बेस बनाना पॉसिबल है। अब वो हिस्सा जो सच में रहस्यमयी है। यह मिशन प्लान 6 से 8 महीने का था, लेकिन सिर्फ 8 हफ्ते में वापस लौट आया। इसका कारण था वेदर कंडीशंस बेहद खराब हो गई और इक्विपमेंट फेल होने लगी। 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, 1 जहाज डैमेज हुआ। यह डिबेट आज भी हिस्टोरियंस में होती है। कुछ लोग कहते हैं ये एलियंस ने किया, लेकिन किसी एलियंस बेस या यूएफओ का कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं मिला। और यूएस नेवी के थाउजेंड्स ऑफ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट आज इंटरनेट पर अवेलेबल है। एडमिरल बर्ड का वो फेमस कोट्स जो अक्सर यूएफओ कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, ऐसी चीजें जो पोल से पोल तक उड़ सकती है। उनका इशारा था कि अगर कोई दुश्मन देश अंटार्कटिका को बेस बनाए तो वहां से पोलर राउट से अमेरिका पर अटैक करना संभव है। यह स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉन्सर्न था। अगर आप फ्लाइट रडार 24 खोले तो आप देखेंगे कि बहुत कम कॉमर्शियल फ्लाइट्स अंटार्कटिका के ऊपर से जाती है। लेकिन क्यों? इसका जवाब एविएशन सेफ्टी में है। पहला कारण, इटॉप्स रूल। कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट को हर समय किसी इमरजेंसी डिवर्जन एयरपोर्ट के 60 से 180 मिनट की दूरी पर रहना होता है। अंटार्कटिका में कोई कॉमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है। अगर मिड फ्लाइट इंजन फेल हो जाए तो लैंड कहाँ करोगे? इसका दूसरा कारण, एक्सट्रीम वेदर। अंटार्कटिका के ऊपर से गुजरने का मतलब है कि आप हेरिकेन जैसी हवाओं के जोन में उड़ रहे हैं, वो भी लगातार चलती हवाओं में। और इसका तीसरा कारण, मैग्नेटिक पोल। जियोग्राफिक साउथ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल एक जगह नहीं है। यह कंपास नेविगेशन को इफेक्ट करता है। मॉडर्न जीपीएस इसे हैंडल कर सकता है, लेकिन रिडंडेंसी के लिए एयरलाइंस इससे बचती है। और इसका चौथा कारण, कुछ लोग कहते हैं अंटार्कटिका के ऊपर से कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ सकती। क्या ये नो फ्लाई जोन है? लेकिन सिडनी से जोहानेसबर्ग जाने के लिए अंटार्कटिका के ऊपर से जाना एक्चुअली शॉर्टर नहीं है। कुछ फ्लाइट्स जैसे क्वांटस QF63 सिडनी से सैंटियागो अंटार्कटिका के करीब से गुजरती भी है। यह कोई नो फ्लाई जोन नहीं है, यह कॉमन सेंस है। गूगल अर्थ खोलिए और अंटार्कटिका पर जूम
करिए, आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक एरियाज को ब्लर किया गया है, लो रेजोल्यूशन पिक्सेलेट या पूरी तरह से ब्लैक पैचेज। हाँ, गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका के कुछ हिस्से ब्लर या अनक्लियर दिखते हैं, लेकिन इसके टेक्निकल कारण है। पोलर रीजन्स में सैटेलाइट्स का एंगल अलग होता है, इमेज की क्वालिटी लोअर होती है। अंटार्कटिका की सतह ऑलमोस्ट इंटीरियरली व्हाइट होती है, एक्सट्रीम ब्राइटनेस से सेंसर और एक्सपोज हो जाते हैं। क्लाउड्स विजार्ड्स इमेजिन को ब्लॉक करते हैं। अब यह भी जानिए कि अंटार्कटिका की इमेजरी एक्चुअली कितनी अवेलेबल है। नासा का वर्ल्ड व्यू फ्री पब्लिकली अवेलेबल है। डेली सैटेलाइट इमेजरी, ईएसए का कोपर्निकस ओपन एक्सेस हब, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की फ्री इमेजरी, लिमा प्रोजेक्ट, पूरे कॉन्टिनेंट की हाई रिजोल्यूशन मैपिंग। अगर कुछ छिपाना होता तो नासा और ईएसए पब्लिकली फ्री डाटा क्यों देते? हाँ, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन किसी भी देश में गूगल अर्थ पर ब्लर होती है, यह अंटार्कटिका स्पेसिफिक नहीं है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो वाकई में रहस्यमयी है और साइंटिफिकली वेरीफाइड भी। अंटार्कटिका की बर्फ के 4 किलोमीटर नीचे एक लिक्विड लेक है, इसका नाम है लेक वोस्टॉक। यह पानी 15 से 25 मिलियन वर्षों से बाहरी दुनिया से कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। रशियन साइंटिस्ट ने 2012 में इस लेक तक ड्रिल करके पहुंचे। वहां के वाटर सैंपल्स में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते। क्या यह प्रूव करता है कि आइसोलेटेड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में लाइफ पॉसिबल है? अगर हाँ, तो यह यूरोपा पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। 1513 में ओटोमन एडमिरल पीरीरेज ने एक मैप बनाया। इस मैप में अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन दिखती है, जबकि अंटार्कटिका की ऑफिशियल डिस्कवरी 1820 में हुई थी। कुछ रिसर्चर्स इसे एंशिएंट प्रजाति का प्रमाण मानते हैं। मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, पीरीरेज ने अपने मैप में साउथ अमेरिका के साउदर्न कोस्ट को एक्सटेंड किया था। यह एक कार्टोग्राफिक एरर था, एंशिएंट नॉलेज नहीं। यह डिबेट आज भी हिस्टोरियंस में जारी है और यही इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। 2004 में नासा के पोलर वोर्टेक्स रिसर्च में एक एनोमेली मिली, एक रेगुलर पल्स जैसे हार्ट बीट जो अंटार्कटिका के एटमॉस्फेयर से आ रही थी। पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का नेचुरल फेनोमेनन, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन आज भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। टेलर ग्लेशियर से एक ब्राइट रेड वाटरफॉल निकलती है। पहले साइंटिस्ट को लगा यह रेड एल्गाई है, लेकिन 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का की रिसर्च में पता चला कि यह आयरन रिच सॉल्ट वाटर है जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले ग्लेशियर के नीचे ट्रैप्ड हो गई थी। नेचर ने यहाँ जो टाइम कैप्सूल बनाई है वो किसी भी साइंस फिक्शन से ज्यादा अमेजिंग लगती है। आज अंटार्कटिका में 70 से ज्यादा रिसर्च स्टेशन है। भारत के भी 2 रिसर्च स्टेशन है। मेट्री 1989 से ऑपरेशनल है, भारती 2012 से। इन स्टेशन पर काम करने वाले साइंटिस्ट खुलकर अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं। इसरो, डीआरडीओ और भारतीय साइंटिस्ट के पेपर्स फ्रीली अवेलेबल है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी ऑनगोइंग मिस्ट्री जो साइंटिस्ट सॉल्व करने में लगे हैं, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट। अगर यह पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर 3.3 मीटर बढ़ जाएगा। मुंबई, कोलकाता समेत दुनिया के सैकड़ों शहर डूब जाएंगे। यह कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, यह आईपीसीसी की वेरीफाइड साइंटिफिक रिपोर्ट है। अंटार्कटिका फॉरबिडन नहीं है, लेकिन यह हॉस्टाइल जरूर है। यहाँ कोई छिपी हुई एलियन सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन यहाँ 15 मिलियन साल पुराना जीवन है। बर्फ के नीचे यहाँ पृथ्वी का क्लाइमेट हिस्ट्री है। आइस कोर्स में प्रिजर्व्ड यहाँ वो सिग्नल्स है जो हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी किस दिशा में जा रही है। सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वहाँ क्या छिपा है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब इतना कुछ सामने है तो भी हम आंख बंद करके झूठी कहानियां ढूंढते हैं। अंटार्कटिका का सच जानना है तो इसरो भारतीय स्टेशन की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, नासा वर्ल्ड व्यू खोलिए, इंडियन साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर पढ़िए। असली साइंस किसी भी कॉन्स्पिरेसी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या लगता है, लेक वोस्टॉक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रूव करते हैं? अगर वहाँ लाइफ है तो क्या यूरोपा पर भी हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही फैक्चुअल वेरीफाइड मिस्ट्रीज के लिए सीक्रेट फाइल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।